हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th के मैथ का ग्रुप 1, जिसका शीर्षक है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या से संबंधित लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग 150 नहीं करेंगे। हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया है कि एक दिन में मात्र जो है 30 या फिर 30-40 के रेंज में क्वेश्चन करेंगे और इस सीरीज को पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि 2027 में एग्जाम होगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, बार बार इग्नोर कर देते हैं। जबकि आप अगर 10th का सिलेबस देखिएगा ना, तो उसमें जो है 50% जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जिसमें 2 नंबरी और 5 नंबरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 1 नंबरी जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग को 50 को बनाना होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस ही 50% क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पिछले के क्लास में मैथिली 10th का जो मैथिली है 2 चैप्टर पढ़ लिया है, 10th का फिजिक्स है 1 चैप्टर पढ़ लिया है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का मैथ। पूरे 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर जो है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर मैथ हो, नहीं संस्कृत हो, मैथिली हो, या फिर आर्ट्स के कोई भी बुक हो। हम लोग सबका ऑब्जेक्टिव जो है वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रूट पूरा लगा होगा यहाँ पर, देखिए ये पूरा लगा हुआ है रूट। नहीं तो ये का क्या कर रहा है, मतलब परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या प्राकृत संख्या है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, अगर कोई भी संख्या रूट में लगा हो, अगर उसका जो है पूर्णतः वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय होता है, और नहीं निकलता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो देखो 64 और 81 है, 64/81 है, तो 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8, और 81 का कितना निकल जाएगा 9। यहाँ पर देखोगे तो 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3। अब इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वर्गमूल निकल गया है। अगर जोड़ेंगे भी तो ये परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, जिस संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सके, अर्थात p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q बराबर 0 नहीं होता है, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हर में 0 नहीं है और भिन्न के रूप में भी है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब लोग बढ़िया तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इससे अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिए, दो अपरिमेय संख्या हो 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। क्या यहाँ पर देखो 3 + √6, गुणनफल की बात कर रहा है तो गुना कर दो 3 - √5 से। तो गुना तो आप लोग को आता होगा, नहीं देखो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 3 9, फिर 3 को -5 से गुना करेंगे क्या होगा 3√5, फिर 3 को √6 से गुना करेंगे क्या आएगा 3√6, और प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, वो भी रूट में। आप लोग को क्या लगता है इसका वर्गमूल निकलेगा, देखिए 5 का नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, 30 का नहीं निकलेगा, निकलेगा दशमलव निकलेगा, लेकिन दशमलव हमें नहीं निकालना है। इसका वर्गमूल एक तरह समझ लीजिए प्राकृत संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 √6 और 30 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारा 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखो कह रहा है √10 × √15 है। क्या है देखो, √10 और √15 को आपस में गुना करोगे तो कितना होगा, √150 होगा। तो क्या √150 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। आप लोगों को मैंने क्लास में स्क्वायर का टेबल याद करवाया है, लगभग 1 से लेकर के 50 तक। क्या 150 आता है, देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 4 चौके 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, और 13 का होता है 169। क्या 150 आया है, नहीं आया है। इसका मतलब 150 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिएगा परमेय और अपरमेय से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, और ये जो जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं 150 प्लस आप क्वेश्चन देखेंगे क्लास के माध्यम से, सारा क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। नहीं, ये सारे क्वेश्चन बैंक वाले, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब अभी तक जो एग्जाम हुआ है लगभग हम लोगों ने 2011 से लेकर के 2026 तक, 26 में तो एग्जाम हो गया है, सारे क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, उसमें से क्वेश्चन जो है ढूंढ ढूंढ करके निकाला है। देखो क्या करा, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x + y + z का मान क्या होगा।
देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम ठीक से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर का जो टाइपिंग है वो ठीक ढंग से नहीं है। यहाँ पर देखो 2 के पावर में क्या है x है, गुना 3 के पावर में y है, और गुना 13 के पावर में क्या है z है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डाटा है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो कहीं आप अलग में कर लो गुणनखंड, 156 का गुणनखंड करोगे कितना होगा, देखो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाओगे 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 2 से लगाओगे, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। कुल मिलाकर के जो 156 का गुणनखंड आया तो कितना आ गया, देखो 2 की संख्या 2 है तो पावर में हम लोग 2 लिखेंगे, 3 की संख्या 1 है तो पावर में हम लोग 1 लिखेंगे, और 13 की संख्या 1 है तो हम लोग पावर में 1 लिखेंगे। अब गौर से देखो यहाँ बराबर है, यहाँ पर देखो बेस समान है सबका, इसका मतलब पावर भी क्या होगा, समान होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलो, 2 हो जाएगा, y का मान जो है 1 हो जाएगा, और z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करा निकालने के लिए बताओ, हमें करा है x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा। तो देखो x का मान क्या आया है, 2 आया है, y का मान कितना आया है, 1 आया है, z का मान कितना आया है, 1 आया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 4 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये रेकरिंग है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखो जितना पर रेकरिंग लगा होता है ना उतना हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। ठीक है, जितना पर 9 लगा होता है, रेकरिंग लगा होता है, उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो कहने का मतलब जिस पर नहीं लगा होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, इस पर रेकरिंग नहीं है, इसको घटा लो, और हम लोग हर के रूप में क्या लिखेंगे, 3 के बदले 9 लिखेंगे। प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस देखो 4 है, इसमें से घटाओ 0, और बट्टा में क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। ये 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 4/9। यहाँ पर कट भी सकता है फिर, लेकिन एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा, रहने दो मत काटो। ये क्या आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4, ये हो गया 7/9। देखो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% जो है पूछेगा, आप लोग ध्यान देंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन है, देखो यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो मैं लिख देता हूं, देखो देखो धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है उसका रूप क्या होता है पता है, उसका रूप होता है 2m, और धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है उसका जो रूप होता है वह क्या होता है, 2m+1 होता है। और m के बदला यहाँ p भी हो सकता है, कभी q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन अब एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 2 रहेगा या फिर 2 के गुणज में कुछ भी रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो देखो ये 2 नहीं है, लेकिन 2 के गुणज में है 6। ठीक है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो +1 अगर होगा तो सही हो जाएगा। +1 तो यहाँ भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। +1 का कहने का मतलब क्या, विषम संख्या होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसम 25 और लौसम 50 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। नहीं, तो देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसम 25 है और लौसम 50 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। देखो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वह सूत्र होता है a गुना b बराबर होता है HCF गुना LCM। तो देखो HCF मतलब मौसम, इसका मान कितना दिया है 25, और LCM मतलब कितना दिया है 50। इसको और गुना करोगे तो कितना होता है, देखो 25 पंचे होता है 125, ये हो जाएगा 1225। मतलब इसका जो आंसर होगा ना, मतलब 1250 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 12 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम क्या होता है, तो 1 होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, कोई भी दो लगातार विषम संख्या ले लो, जैसे 1 और 3 ले लेते हैं। अगर 1 और 3 का मौसा निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। वैसे आप लोग याद रखो, दो लगातार प्राकृत संख्या रहे तो उसका मौसा आएगा 1। ठीक है, दो लगातार विषम संख्या रहे तो उसका मौसा क्या आएगा, 1। दो लगातार अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, कोई भी हो, उसका मौसा हमेशा कितना आएगा, 1। एक कंडीशन हमें याद रखना है, अगर दो लगातार सम संख्या कहेगा तो उसका मौसा 2 आएगा। ठीक है, दो लगातार सम संख्या कहेगा तो उसका मौसा क्या आएगा, 2 आएगा।
इसके अलावा कुछ भी पूछेगा लगातार तो उसका मौसा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा आएगा 2। इसके अलावा विषम पूछे, प्राकृत पूछे, परमेय पूछे, और कुछ भी पूछे, नहीं अपरमेय का तो वैसे दिक्कत होगा निकालने में, मतलब परमेय पूछे, पूर्णांक पूछे, कुछ भी पूछे तो उसका जो मौसा आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो पूर्णांक में भी प्लस का निकलेगा, माइनस का नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा? तो ये तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल सा सबका मान भरना है। देखो b का मान कितना दिया है 61, गुना q का मान कितना दिया है यहाँ पर 27, और r का मान कितना दिया है यहाँ पर 32। अब इसको आपको तोड़ना है, 61 को 27 से गुना करो, 61 को 27 से गुना करोगे कितना होगा 7, ठीक है, और फिर 6 को इसको इससे गुना करोगे तो 6 7 कितना होगा 42, और 2 था नहीं तो 42 और 2 कितना हो गया 44, और 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 16, अब प्लस जो है यहाँ पे कितना है 32। इसको अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1679 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1679। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हुआ वह क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि एफ एक्स बराबर क्या दिया, देखो x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो इसका भागफल का घात क्या होगा? तो देखो यहाँ पर भागफल नहीं पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, भागफल का घात पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग भाग नहीं देंगे, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा है नहीं भाज्य है उसका सबसे बड़ा पावर ले लो, ठीक है, और ये जो आपका भाजक है इसका सबसे बड़ा पावर ले लो और घटा दो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। क्यों हम ऐसा बात बोले, अगर देखो मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, अब से इस चैप्टर में कोई भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो मैं सीधे घटाऊंगा अगर भाग देना हो तो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बताओ। देखो अगर आप भाग दोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का पावर 4 है, एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, बाद बाकी चलो हटाओ जो भी है। अब बताओ भागफल का घात पूछ रहा है तो घात क्या होता है, हमेशा जो बड़ा पावर वाला होता है उसी को ना हम लोग घात करते हैं। अब बताओ अगर ये घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, अगर आप एक्स स्क्वायर से गुना करोगे ये कितना हो जाएगा माइनस 3x क्यू होगा, नहीं इसके बाद क्या हो जाएगा ये प्लस 2x स्क्वायर होगा, ये माइनस का प्लस होगा ये माइनस होगा, ये कितना बचेगा एक्स क्यू बचेगा। अब बताओ अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स क्यू है तो एक्स से ही लगेगा, लगेगा ना जी। इसका मतलब क्या हुआ, पावर घटते चल जाएगा, तो जो बड़ा पावर होता है वही उसका घात होता है, 2 ही हुआ। तो हम लोग क्यों बनाए ऐसा, हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जो बड़ा पावर था कितना था 4 था, इसका बड़ा पावर कितना था 2 था, घटा दो कितना आएगा 2, तो हर बार वही आएगा। तो अभी के बाद याद रखना है कि कभी भी भाग देने के लिए और भागफल का घात पूछे तो क्या करेंगे, जो भाज्य का बड़ा घात होगा और जो भाजक का बड़ा घात होगा उसको क्या करेंगे आपस में घटा लेंगे, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, यही अगर गुणनफल कहेगा ज्ञात करने के लिए तो हम लोग घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि गुना में पावर का क्या होता है तो जोड़ हो जाता है। हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलो हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वह वाला है, क्या कर रहा है देखो, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बट्टा क्यू एक्स का घात क्या होगा। देखो ये आपका पी एक्स है, इसका बड़ा पावर कितना है 4, ये क्यू एक्स है इसका बड़ा पावर कितना है 2, तो बट्टे ने पूछ रहा है जी, मतलब भागे ना पूछ रहा है, घटा लो कितना आएगा 2 आएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो फिर से उसी प्रकार का प्रश्न आया, क्या यहाँ पर देखो 140 बराबर 2 के पावर में जो है x है गुना 5 के पावर में जो है y है गुना 7 के पावर में क्या है z है। ठीक है, ये आपका डाटा है 140 है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करो इससे लगेगा ये 2 से कितना हो जाएगा ये 70, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा ये 35, फिर 5 से लगेगा 5 साथ कितना होगा 35, तो कुल मिलाकर जो 140 है नहीं इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना हुआ 2 के पावर में 2
5 गुना क्या हो गया 7, इसके पावर में 1 और 1 है। देखो जी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और z बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस क्या चाहिए 1, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हुआ वह क्या हो गया बी हो गया। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि इसका सरलतम रूप है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है क्योंकि मैंने इसका पीपीटी बनाया था, हमें पता है इस प्रकार से क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो क्या सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप के लिए क्या करेंगे हम लोग, 57 में से क्या घटाओगे आप 0 घटाओगे, बट्टा में जितना पर एकरिंग है उतना कितना लिखना है, जब 2 अंक पर एकरिंग है तो 2 गुना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 57 बट्टा 99, काट दो इसको, 19 दिया 57 और 33 दिया 99, मतलब कितना आ गया 19 बट्टा 33 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 105 है, यदि एक संख्या 5 है दूसरी संख्या क्या होगा। अभी पीछे वाले सवाल पढ़े हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो मौसा मतलब है CF और लौसा मतलब LCM के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। मौसा हमारा कितना, देखो संख्या गुणनफल में एक संख्या कितना है 5 है, बी हमें निकालना है। HCF कितना है देखो 15 है, LCM कितना है 105 है। अब ये बताओ 5 से तो कटेगा, 5 दिया 15, बी का मान कितना होगा 105 को 3 से गुना करोगे कितना होगा 315। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार के भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में लगभग। अब है इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखे और क्यू का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो जी यहाँ पे 0.375, इसको अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखोगे तो 375 बट्टा में होगा 1, तो यहाँ पर 3 हुआ है तो क्या जीरो होगा 3 को 0 होगा। ठीक है, तो इसको काटो, नहीं 15 से कटेगा, ये 25 से कटेगा, चलो 5 से काटो बोले, 5 7 है 35, 2 बचा 5 है 25, फिर देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, अब ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो क्या है पता है 3 बटा 8, अगर आप 8 को गुणनखंड करोगे तो 3 बटा क्या लिख सकते हो 2 के पावर 3 लिख सकते हो क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। अब देखो यहाँ पर हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि सब में 5 है, तो लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा क्या कर रहा है क्यू का रूप क्या होगा, देखो ये क्यू का रूप है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नहीं, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक परमेय एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा, यहाँ पर 0 क्लियर नहीं किया है कि 0 को छोड़कर लेना है या 0 को पकड़ के लेना है। अगर 0 को हम सम्मिलित करके लेते हैं तो देखो एक संख्या ऐसा है 0 और इसको किसी भी अपरमेय संख्या से गुना कर दो तो ये 0 ही हो जाएगा। इस स्थिति में ये हो जाएगा परमेय। नहीं, अब 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या लो, जैसे मान लीजिए कोई परमेय संख्या 2 ले लेते हैं और इसको हम √5 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 2√5, स्थिति में क्या आएगा अपरमेय। तो ये क्वेश्चन में क्या है देखो एक परमेय सीधे कर रहा है और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अगर 0 को सम्मिलित करेंगे तो परमेय आएगा, 0 को सम्मिलित नहीं करेंगे तो क्या आएगा अपरमेय आएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए परमेय और अपरमेय दोनों, तो नहीं आया तो हम क्या जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे बुक में जो अक्सर यही दिया मतलब यही होगा, इनमें से कोई नहीं ही होना चाहिए मेरे अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो क्या है 6 प्लस √125, फर्स्ट तोड़ तो माइनस लगा है तो 3 प्लस क्या हो गया √5 प्लस 1, देखो प्लस का यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये क्या है आपका माइनस है, ये क्या हो जाएगा -4√5। तो 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 पंच 125 होता है। ठीक, -3 माइनस क्या है √5 प्लस 1 माइनस है 4√5। एक बात बताओ आप 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5, चलो एक लाइन लिख ही लो
तो देखो यहाँ पर 5√5 और यहाँ पर 4√5 और 1√5, 5√5 हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डाटा जो है 6 और 1 7, 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, यही बचेगा। अब ये बताओ कि 4 क्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो भाई 4 तो परमेय संख्या है, वास्तविक अगर खाली रहता तो हो सकता था, लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। चलो इससे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। मैंने पहले ही बता दिया है, समपूर्णांक का रूप कहेगा तो क्या होगा 2m, लेकिन यहाँ पर सब सवाल q के रूप में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2q होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या करा, यदि a बराबर BQ प्लस r में b बराबर 43 है, q बराबर 31 है और r बराबर कितना है 32 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए एक प्रकार के बहुत से टाइप क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नहीं बहुत से क्वेश्चन पूछा गया और सबको हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है। तो हम लोग सब वीडियो सब क्वेश्चन देख लेंगे ना तो पूरे तैयारी हो जाएगा। और मैं एक ग्रुप का नहीं करा रहा हूँ, पूरे बुक का कराऊंगा, ठीक है, पूरे बुक का कराऊंगा नहीं। और 5 से 6 महीना में जाते जाते ये सारा खत्म हो जाएगा। 5 से 6 महीना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि केवल मैं मैथ का नहीं कराऊंगा, यहाँ पर फिजिक्स भी मतलब साइंस भी होगा, आर्ट्स भी होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होगा, टाइम तो लगेगा, मैं बारी बारी से करवाऊंगा। जैसे जैसे मैं अपने क्लास में चैप्टर, जैसे कोई जैसे मान के चलो कोई एक चैप्टर पढ़ा के खत्म किया हूँ, फिर उसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। नहीं, चलो बी का मान कितना है यहाँ पर 43, क्यू का मान कितना है यहाँ पर 31 है और आर का मान कितना है यहाँ पर 32। चलो जी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो। 31 को 3 से गुना करेंगे, 31 कितना होता है 93, ठीक है। और 31 को 4 से गुना करोगे, 31 चौके हो जाएगा 124, ठीक है। अच्छा 124 और 9 कितना हो जाएगा 133, और ये क्या है आपका 32 है। इसको जोड़ लो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 और 1 या क्या हो जाएगा 1365। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। देखो ये सूत्र ही है, ये क्या है, सूत्र है। देखिए इसमें मच्छर महोदय परेशान कर रहे हैं, क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। क्या करा, देखो सौभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, बताओ क्या होता है सौभाज्य संख्याओं का मौसा। नहीं, तो देखो सौभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है, जब दो संख्याओं का मौसा हो एक तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सौभाज्य संख्या। क्या होता है सौभाज्य संख्या का परिभाषा, जब दो संख्याओं का मौसा होता है एक तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौभाज्य संख्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या हो गया, बी। अभी हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उसका लौसा क्या होगा। देखो सूत्र क्या होता है, ए गुना बी बराबर होता है HCF तो गुना क्या होता है LCM, यही होता है। तो इसका जो गुणनफल है कितना है 2166, HCF का मान कितना है 19, तो LCM का मान हमें निकालना है। तो इसको आप कट कर दो, 19 से कम 19, 2 बचा, नहीं 2 बचा कितना होता है 26, फिर 19 से कम 19, ये कुछ नहीं है, 19 से कम और 7 बचा 19 चौक 76, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 114, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि ए बराबर दिया है देखो और बी बराबर दिया तो इसका लॉसा क्या होगा। देखो सबसे पहले ए बराबर क्या दिया है, 2 का पावर में 3 है, 3 है और कितना है गुना 5 है। बी का मान क्या है, देखो 2 के पावर में है 4 गुना 5 है और गुना क्या है 7 है, ठीक है। तो लॉस ऑफ पूछ रहा है, तो लॉस ऑफ क्या होता है, देखो एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो दोनों मिलता है ना, जो दोनों में 7 गुणनखंड होता है उसका बड़ा पावर वाला लिखते हैं। तो इसका देखो बड़ा पावर कितना है 2 के पावर 4, 5 की बात करोगे दोनों में है तो एगो लिखेंगे, 7 की बात करोगे एगो लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे 3। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में केवल मिलता है उसी को लिखते हैं, छोटा वाला पावर। और लेकिन एलसीएम क्या होता है, जो दोनों मिलता है उसका बड़ा बड़ा पावर वाला जो संख्या होता है वो लिखते हैं, बाद बाकी जो रेस्ट बच जाता है वो भी लिखते हैं। तो चलो इसको गुना कर लो, कितना होगा 2 के पावर 4 का मान होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 हो गया 80, ठीक है। आर्थिक हो जाएगा 24 और 24 सतह होता है 168, मतलब 1680 हो जाएगा इसका आंसर। है ऑप्शन में है, क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग इससे अगला प्रश्न पे। इससे अगला प्रश्न है
यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? देखो विषम पूर्णांक है तो मैंने क्या बोला, +1, ये संख्या क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पर 2 रहेगा या 2 के गुणज के रूप में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सम विषम वाले सवाल में गलती नहीं करोगे। आप लोग क्लास में जो टेस्ट होगा तो उसमें नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए वैसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब जिस संख्या में केवल और केवल 2 संख्या से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिस संख्या में एक और स्वयं से मतलब उसी संख्या से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद होता है 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? देखो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, और भी संख्या से प्रश्न बनता है, जैसे देखो 1 से लेकर 50 तक में कहेगा कितनी विषम संख्या होती है? होती है कितना? 15। विषम संख्या नहीं जी, अभाज्य संख्या कितना होता है? 15। 51 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आप लोग याद रखोगे 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 10। तो 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या पूछा तो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, याद रखो 25 होगा। आप लोग जो है 1 से 100 तक में 25 जो अभाज्य संख्या आता है ना उसको याद कर लो। क्या क्या होता है हम लिख ही देते। देखो 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में आने वाली अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, इसके बाद 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? 41, 43, 47, 43 के बाद क्या बात नहीं होता है? 53, 53 के बाद क्या होता है? 59, 59 के बाद क्या होता है? 61, 61 के बाद क्या होता है? 67, 67 के बाद क्या होता है? 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद सीधे क्या होता है? 79, 79 के बाद 83, नहीं 83 के बाद क्या होता है? 87, 87 के बाद क्या होता है? 89, और 89 के बाद 97। कितना होता है? 97 होता है। तो गिन के देखो, क्या 25 पूरा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना हो जी? गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये नहीं होता है, 87 नहीं होता है जी। 87 में देखोगे तो 3 से भाग लग जाता है। नहीं, 8 7 15 हुआ ना, तो ये नहीं होता है। 26 को 87 में से लिखा गया। तो कुल मिला कितना होता है? 85। 85 मतलब 85 कहते हैं। कुल मिलाकर के जो अभाज्य संख्या होता है 1 से लेकर के 100 तक, वो कितना होता है? 25 होता है। और मैंने 25 लिख दिया है। इसको आप लोग याद कर लोगे, हो सकता है एग्जाम में इसी में से पूछे। क्यों हम बता रहे हैं याद कर लेने के लिए? क्योंकि याद नहीं करना है, मतलब 2-4 बार पढ़ लेना है, याद करने की कोई बात ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, इससे क्या होगा? एग्जाम में पूछेगा कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है, आपको पता चल जाएगा देख करके। तो कौन सा अभाज्य संख्या हो जाएगा? बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 13। ठीक है, वैसे आप लोगों को आता है तो बन ही जाएगा। इसको बताने का उद्देश्य था कि देखिए 10th लेवल में बच्चे होते हैं ना, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई कमजोर भी होता है, उसके लिए जरूरी है। अब है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय है? और अपरमेय का मैंने बताया है कि कोई भी संख्या मान के चलो रूट में, परिभाषा क्या होता है? जिस संख्या को हम लोग पीओटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है? रूट में दिया है। तो जिसका वर्ग, ऐसे याद रखो आसान सा परिभाषा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपरमेय संख्या कहेंगे। 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका आंसर यही हो गया। बाद मांगे 100 का भी निकलेगा 10, 4 का भी निकलेगा 2, 16 का भी निकलेगा 4, और 25 का भी कितना निकलेगा? 5। सबका वर्गमूल निकल रहा है, केवल ए का नहीं निकल रहा है, स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलो जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो देखो जी, 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो 2 से लगाओगे कितना आ जाएगा 72, फिर 2 से लगाओगे कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से लगाओगे कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से लगाओगे कितना आ जाएगा 19, 9, फिर 3 से लगाओगे कितना आएगा 3 3 9। 2 का ही पूछ रहा है घातांक, घातांक मतलब पावर, 1 2 3 4, 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो घातांक पूछ रहा है तो घातांक क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हुआ वो क्या हो गया 4, मतलब सी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो परमेय संख्या का परिभाषा वैसे होता है जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या देखो, जिस संख्या का अगर रूट निकल मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, मतलब वर्गमूल निकल जाएगा, उसे हम लोग क्या परमेय संख्या मान लेंगे। जैसे देखो 1 बटा 144 में 1 का आएगा 1, 144 का आएगा 12। यहाँ पर देखो अगर आप कट भी करोगे 5 एकम 5 और 50 10, तो फिर भी इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, 32 का भी नहीं निकलेगा और इसका भी नहीं निकलेगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, देख लो कितना होगा 41 पढ़े थे ना जी, 41 होगा। ठीक है, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या पढ़े थे, उसमें 41 आता है, बाद बाकी देखो 63 91 लगेगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 213 में भी देखो 3 1 4 और 2 6, मतलब इसमें 3 से भाग लग जाएगा और 1 और 263 तो लगभग करेगा, तो ये भी क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 501 में देखो 5 और 1 कितना होता है 6, मतलब 3 से लगेगा और 1 और 501 से तो लगभग करेगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत है। नहीं, अशांत खोज रहा है यहाँ पर। अशांत क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को सरलतम रूप में लिखेंगे। अगर हर का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तब क्या होता है शांत, इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। तो जैसे देखो 23 बटा कितना है 150 है, मतलब 50 है, इसको गुणनखंड करोगे, नहीं 23 बटा कितना है 50 है, तो इसको गुणनखंड करोगे कितना आएगा 23, और देखो 2 दूनी 4, नहीं 5 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 आएगा। कर ही लो, 50 का करोगे कितना आएगा, 2 से लगाओगे तो 25 आएगा, फिर 5 से लगाओगे कितना आएगा, तो देखो 23 और ये आ गया 2 और 5 का स्क्वायर, मतलब 2 5 के रूप में आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। इसके बाद 2 से 43 करोगे तो कटेगा, देखो 13 तिया 39 और 81। अब देखो ये तो नहीं कटेगा, 13 बटा कितना हो गया 81। अब 81 में ये 13 बटा कितना है 81, अगर आप 81 का निकालोगे ना तो पहले ही 3 से लगेगा, तो छोड़ना आगे क्यों चेक करें, यही क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरलतम रूप में लिखने के बाद अगर हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कुछ भी आए तो वह क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं सॉरी अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है एक अशून्य परमेय संख्या और परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये तो यहाँ पर सवाल क्लियर क्या हुआ है, अशून्य मतलब जीरो नहीं, तो जीरो छोड़ करके कोई भी संख्या है और उसको अगर हम अपरमेय संख्या से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा हमेशा अपरमेय ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी हो गया। तो चलिए आज हम लोगों ने रियल नंबर में मतलब वास्तविक संख्या में 150 प्लस क्वेश्चनों के सीरीज में से 1 से 30 तक क्वेश्चन कर लिया है। मैं 1 से 30 तक क्वेश्चन इसलिए भी दिया हूं क्योंकि आप लोग एक दिन में 30 ऑब्जेक्टिव बनाओगे, तो सोचो एक महीना में कम से कम जो है ना 900 वैसे होगा, 30 दिन अगर बनाओगे तो 900 क्वेश्चन कम नहीं हुए। ठीक है, हम लोग 30-30 सीरीज ही रखेंगे और हो सकता है तो उसमें 35 भी हो जाएगा, कभी 40 भी हो जाएगा, कम कम भी हो सकता है कभी, लेकिन कम की कोई गुंजाइश नहीं है, 30 से प्लस ही रहेगा। तो हम लोग ऐसे ग्रुप वाइज ग्रुप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक।